हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोलैरिटी के बारे में। उसके साथ साथ आर्क लेंथ के बारे में भी हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी से। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का अर्थ है विद्युत सर्किट में करंट के प्रवाह की दिशा। मीन्स इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट direction of the current flow, that is determine the polarity. Polarity is nothing but this is the direction of the current flow. means करंट हमारी जो विद्युत है वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में फ्लो कर रही है, वही क्या होती है? हमारी पोलैरिटी कहलाती है। पोलैरिटी बेसिकली डीसी बिल्डिंग में ही होती है, एसी बिल्डिंग में पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक, क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर जो हीट सोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने पोल को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहां पर हमें पोलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। पोलैरिटी का उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है? तो इसके द्वारा जो हमारी हीट होती है उसको इलेक्ट्रोड व जॉब में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव से कनेक्टेड है, हमारा जॉब है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका हमें पोलैरिटी के द्वारा ही पता चलता है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी के अनुसार, जो करंट होती है डीसी करंट, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है, मींस प्लस से माइनस की तरफ चलती है। बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। सभी को पता है अगर माइनस है तो किसकी तरफ वो अट्रैक्शन होगा? प्लस की तरफ अट्रैक्शन होगा। मींस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है? फ्लो होता है। तो इस प्रकार जो डीसी करंट होती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। ठीक, यहाँ पर जैसे हमने पहले ही देखा एसी में पोलैरिटी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हीट सोर्स होते हैं अपने पोल को कह सकते हैं फ्रीली इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो पोलैरिटी से क्या मतलब समझ में आया? पोलैरिटी क्या होती है? करंट के बहने की दिशा होती है। डीसी वेल्डिंग करते समय करंट हमारा किस प्रकार फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये किसके द्वारा पता चलता है? ये हमें पता चलता है पोलैरिटी के द्वारा। अब पोलैरिटी कितने प्रकार की होती है? पोलैरिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। तो इन दोनों को भी हम डिटेल में देखेंगे, स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है? तो स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यही पूछा जाता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी में किस प्रकार कनेक्शन होता है, मीन्स इलेक्ट्रोड पर कौन सा आवेश होता है और हमारे जॉब पे कौन सा आवेश होता है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। स्ट्रेट पोलैरिटी में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जॉब कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसलिए जो हमारी मीन्स करंट होती है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, हीट को डिवाइड कर देते हैं। तो 34% जो हमारी हीट होती है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रोड पर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रोड से निकल के कैथोड की ओर जाते हैं, मीन्स माइनस से निकल के प्लस की ओर जा रहे होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हीट कहाँ होगा? ज्यादा से ज्यादा हीट हमारा हमेशा प्लस टर्मिनल पे होता है, जिसको हम प्लस से कनेक्ट करते हैं उस पर हमारी हीट ज्यादा होती है और माइनस टर्मिनल पे करंट हमारी मीन्स हीट कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं। तो हमने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पर 34% हीट रहती है और ज्यादा से ज्यादा हीट जो 66% हीट होती है कहाँ चली जाती है? जॉब परसेंट मीन्स जॉब पर सेंटर्ड हो जाती है, जॉब पर केंद्रित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जॉब हमारा किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, इसलिए इस पे 66% हीट आ जाती है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रोड पे 34% हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये भी एज इट इज एग्जाम में इसका परसेंटेज पूछा जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो आपको पता है जॉब पर हीट ज्यादा है, मीन्स उसमें हमें ज्यादा गर्मी की ज्यादा मीन्स उसको ऊष्मा देने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है हमारी प्लेट क्या होगी? मोटी प्लेट होगी। अगर हमारी प्लेट क्या है? मोटी प्लेट है। मोटी प्लेटों को बेल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग
करते हैं, ठीक, ताकि क्या है ये दोनों में जो आपके इलेक्ट्रोड हैं और ये बेस मेटल है दोनों एक साथ पिघल सके। ठीक, हम कम करंट देते हैं इलेक्ट्रोड को, क्योंकि इलेक्ट्रोड का हमारा ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेस मेटल से कम होता है, तो उसको हमें मेल्ट करने के लिए कम हीट की आवश्यकता है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, 34% हीट दिया। हमारी प्लेट क्या है, मोटी है, इसको हमें मेल्ट करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर 66% हीट इससे मिल रही है। तो साथ ही साथ क्या होंगे, एक दोनों आराम आपस में मेल्ट होकर एक कह सकते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे। ठीक, तो स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हमें मोटी प्लेटों को बिल्ड करना होता है, उस कंडीशन में स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट पोलैरिटी का सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है कि जो यहाँ पर आपका माइनस है, ये किससे केबल आकर किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका माइनस हमारा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर आपका डायरेक्टली। तो अभी हमने क्या देखा स्ट्रेट पोलैरिटी में, स्ट्रेट पोलैरिटी में हमने पढ़ा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है किससे कनेक्ट होना चाहिए, निगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ फिगर थोड़ा गलत बनाया गया है, यहाँ पर ये साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारा किससे कनेक्ट होगा, माइनस से कनेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोड हमारा आके किससे कनेक्ट हो रहा है, माइनस टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। और जॉब हमारा किससे कनेक्ट होगा, तो जॉब हमारा प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होगा, धनात्मक कनेक्ट होगा, तभी इस पर क्या होगा, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक, तो जॉब हमारा प्लस से कनेक्ट है, इलेक्ट्रोड माइनस से कनेक्ट है, तो उसे कहेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी, या इसी को निगेटिव पोलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। मोटी प्लेटों को बिल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स पोलैरिटी की तरफ। तो इस प्रकार की पोलैरिटी में क्या किया जाता है, जस्ट स्ट्रेट पोलैरिटी की अपोजिट होता है। इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और जॉब को क्या करते हैं, हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जॉब पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण इस पर जो हीट आती है कम से कम आती है, मीन्स 34% हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जॉब पर होता है। और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें 66% जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पर हो जाता है, जॉब पर हो जाता है, इलेक्ट्रोड पर हो जाता है। अब जॉब पर हीट कम है, मीन्स इसको हमें कम हीट करना है, तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारी किसी पतली प्लेट को बिल्ड करना होगा। ठीक, पतली प्लेट को बिल्ड करना होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा जॉब है किससे कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा जो हीट होगा वो कहाँ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड की तरफ जनरेट होगा। इसलिए इसका प्रयोग पतली जॉब को बिल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब पोलैरिटी का जो सिलेक्शन है वो वेल्डिंग रॉड पर लगी हुई फ्लक्स की कोटिंग के आधार भी किया जाता है। मीन्स किस प्रकार की कोटिंग है, पतली कोटिंग है तो हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। मोटी कोटिंग है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्लस से कनेक्ट करेंगे। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें पोलैरिटी का चुनाव करना होता है। ठीक, रिवर्स पोलैरिटी को और किन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है पतली जाप के साथ साथ, तो जब हमें नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी होती है तो उस कंडीशन में भी हमें नॉन फेरस मेटल का जो गलनांक होता है कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। शीट मेटल की वेल्डिंग के लिए, पोजीशन वेल्डिंग के लिए, कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए, ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कौन सी पोलैरिटी यूज की जाती है, तो हमारी रिवर्स पोलैरिटी यूज की जाती है। ठीक, तो कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कोटिंग नहीं किए होंगे तो जल्दी आपके मेल्ट हो जाएंगे। हार्ड फेसिंग और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए एसी की अपेक्षा डीसी का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है सीधा सीधा कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी है या हार्ड फेसिंग की हुई किसी जॉब की वेल्डिंग करनी है तो हम एसी के बजाय ज्यादा किसे प्रेफर करेंगे, डीसी वेल्डिंग को प्रेफर करेंगे। ठीक, पोलैरिटी का जो सनेक्शन है वो इलेक्ट्रोड के अनुसार ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, यह हमने पहले ही डिस्कस किया। इसकी जानकारी उत्पादन करने वाले कंपनी इलेक्ट्रोड के साथ देते हैं कि इसके साथ हमें किस प्रकार के मीन्स पोलैरिटी का प्रयोग करना है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड के साथ। आप यहाँ दूसरा सिस्टमैटिक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है, चूंकि रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोड प्लस से कनेक्टेड होता है और जॉब हमारा किससे कनेक्टेड होता है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो थोड़ा सा करेक्शन इस फिगर में हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपका सही दिखाया गया। ये हमारा क्या है, कोई डीसी वेल्डिंग जनरेटर का सोर्स है जहां से हम हीट ले रहे हैं। यहाँ से हमने क्या, केबल के थ्रू हमने जॉब को माइनस से कनेक्ट कर दिया और उसी केबल के थ्रू हमने क्या किया, अपने इलेक्ट्रोड को प्लस से कनेक्ट कर दिया, जिससे
प्लस से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ 66% हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोड पर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो गई और 34% हीट हमारा कहाँ आ गई, जॉब पे आकर के जनरेट हो रही है। तो पतली प्लेटों, कास्ट आयरन, नॉन फेरस की वेल्डिंग के लिए बेसिकली रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं पोलरिटी वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर या पर्सनल व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं हमारी न्यू टॉपिक जो कि है आर्क ब्लो। कई बार आर्क ब्लो बीच में आया था, हमने क्या किया था, इसको स्किप कर दिया था, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आर्क ब्लो के बारे में। ठीक, तो बेसिकली आर्क ब्लो क्या होती है, तो व्हेन वेल्डिंग विथ डीसी सप्लाई, मीन्स जब हम डीसी सप्लाई के साथ वेल्डिंग कर रहे होते हैं, देन वहां पर क्या होता है, मीन्स जो हमारा वर्क पीस होता है उसके चारों मीन्स चूंकि हमारा करंट फ्लो होता है, सर्किट जनरेट होती है वहां पर, तो उसके मीन्स हमारे चारों तरफ जो आपकी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारी आर्क होती है वो कंडक्टर की तरफ ज़्यादा मीन्स उस तरफ आकर्षण होने के कारण उसके तरफ झुक जाती है। तो बेसिकली वही क्या होती है, आर्क ब्लो की समस्या कहलाती है। देख लेते हैं, तो आर्क ब्लो में इसमें आर्क अपनी निश्चित दिशा तथा पथ को छोड़कर इधर उधर होने का प्रयत्न करने लगती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक आपको जॉब दिखाई गई है। ठीक, डीसी वेल्डिंग सप्लाई दिखाई गई है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा जॉब है। ठीक, तो इस आर्क को कैसे आना चाहिए, सीधा स्ट्रेट आना चाहिए। ये स्ट्रेट ना आके क्या हो रही है, अपने डायरेक्शन से, अपने पाथ से क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, भटक रही है, इधर उधर हो रही है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, आर्क ब्लो की समस्या कहलाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्क होती है अपनी निश्चित दिशा और निश्चित पथ को छोड़कर क्या करती, इधर उधर होने लगती, इसी को क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। और ये दोष किस में होता है, तो डीसी सेट में ही, डीसी सेट द्वारा वेल्डिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा ये दोष होता है। इसके कारण आर्क हमारी स्टेबलाइज नहीं हो पाती, स्थिर नहीं हो पाती है और इसे कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक, अब जो हमारी आर्क है स्ट्रेट ना जाकर क्या होती है, अपने डायरेक्शन से थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस कारण जो वहाँ पर पेनिट्रेशन होना चाहिए जॉब में, उतना अच्छा पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक, मीन्स उतना अच्छा गहराई तक वो आर्क नहीं पेनिट्रेट कर पाती है और फ्यूजन क्या होता है वहाँ पर कम हो जाता है। मीन्स जो हमारा मेटल पिघलना चाहिए उतना अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता, पिघल नहीं पाता है और स्पैटर्स की समस्या, पोरोसिटी की समस्या बढ़ जाती है इस कंडीशन में। ठीक, क्या होता है, आर्क ब्लो की वजह से पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, चूंकि आर्क अपने पथ से हट जाती है। जो आर्क सही से पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फ्यूजन नहीं होगा, बेस मेटल हमारा पिघलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए स्पैटर्स वगैरह उसमें क्या होते हैं, निकलते रहते हैं छोटे छोटे, कि पिघल नहीं पाते सही से, और साथ ही साथ जो उसमें एयर ट्रैप भी हो जाती, तो जिसके कारण पोरोसिटी वहां पर आ जाती है। और क्या इसमें दोष होता है, तो जो हमारी बीट सीधी जानी चाहिए वो बीट सीधी ना होके क्या हो जाती है, बीट हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मीन्स बीट लगाना भी हमारा कठिन हो जाता है जब कभी भी आर्क ब्लो की समस्या होती है। और यदि हम नंगे इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं, बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये दोष काफी अधिक हो जाता है। ठीक, तो कोटेड इलेक्ट्रोड में इसकी संभावना बहुत कम होती है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग डीसी वेल्डिंग के साथ किया जाता है। तो वेल्डिंग करते समय जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके प्रभाव में ही ये दोष क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यह चुंबकीय क्षेत्रों का आकर्षण समान ना हो तो आर्क अधिक आकर्षण की ओर मुड़ जाती। मीन्स कंडक्टर हमारे चारों तरफ होते हैं, तो इसके चारों तरफ जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। तो जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हाई होता है उस तरफ क्या होती है, आर्क हमारी अट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, आर्क ब्लो की समस्या आ जाती है। आप यहाँ सिंपली फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार आर्क ब्लो की समस्या यहाँ पर आती है। ठीक, यहाँ पर आर्क ब्लो का सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे आर्क ब्लो को। अब अगर देखा जाए इस लॉ के मुड़ने के आधार पे, तो यहाँ पर हम आर्क ब्लो को दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है, अगर आर्क हमारी इधर पीछे की तरफ ही मुड़ रही है तो इसे हम कहते हैं बैकवर्ड आर्क ब्लो, और यदि हमारी आर्क पीछे की तरफ ना मुड़ के आर्क हमारी आगे की तरफ मुड़ रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे फॉरवर्ड आर्क ब्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमने जाना था कि स्पैटर्स आएंगे, जॉब पे हमारे छोटे छोटे जो कण होंगे टूट कर इधर उधर गिरेंगे, स्पैटर्स होंगे।
डिपोजिशन क्या होगा हमारा लेस होगा, पेनिट्रेशन हमारा क्या होगा लेस होगा। तो इस कंडीशन में जो फ्यूजन होगा प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगा और जो हमारी वेल्ड होगी काफी वीक होगी, ठीक। और डिपोजिशन करने में काफी अधिक कठिनाई होगी, प्रॉपर जॉइंट हमारा सही से नहीं लग पाएगा। तो बहुत सारे ये दोष उत्पन्न होते हैं आर्क ब्लो के कारण। तो आर्क ब्लो को हम कैसे हटा सकते हैं, उसके कुछ प्रमुख आपके उपयोग यहाँ पर बताए गए हैं जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अर्थ क्लेम का स्थान बदलें, मीन्स जो हमारा अर्थ कनेक्शन है उसको हमें चेंज करना चाहिए। कम लंबाई की आर्क का उपयोग करना चाहिए, मीन्स ज्यादा लंबाई वाली आर्क का प्रयोग जो हम करेंगे, लॉन्ग आर्क का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय आर्क के मुड़ने की संभावना रहती है, तो इसलिए हमें एक उचित लंबाई वाले आर्क का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग रॉड की पोजीशन को बदलना चाहिए, जो आप उसको 45-60 डिग्री जो भी एंगल पे आप झुका के प्रयोग कर रहे हैं, कोई उसकी अगर आर्क फ्लो की समस्या आती है तो आर्क की क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रोड की अपनी पोजीशन को भी चेंज करते रहना है, वेल्डिंग रॉड की पोजीशन को भी चेंज करना है, जिससे हो सकता है आर्क फ्लो की समस्या कम हो जाए। साथ ही साथ टैक बेल्ट की संख्या क्या करनी है, बढ़ा देनी है, और जिस तरफ टैक ज्यादा मीन्स जिस तरफ टैक हो, भारी ट्रैक हो, उसी तरफ हम वेल्डिंग करना चाहिए। काम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोड की एक लीड के 2 चक्कर लगा देने चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख आपके क्या है इस उपाय हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्क ब्लो की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्क ब्लो कभी कभी करंट की दशा में भी होती है, जब हमारी जो हम करंट प्रयोग कर रहे हैं वो 200 एम्पियर से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आर्क ब्लो हो जाती है, ठीक है। या हम कंटिन्यूअसली वेल्डिंग कर रहे हैं काफी लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी आर्क ब्लो की समस्या होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय तक वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो अपनी करंट है उसकी रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। 200 एम्पियर में जब ज्यादा हो जाती है तो वहां हमारी क्या होती है, थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है आर्क ब्लो की, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम किसके तरफ, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आर्क लेंथ की तरफ, मीन जो आर्क की लंबाई होती है, आर्क लेंथ क्या होती है, कैसा उसका इफेक्ट पड़ता है जॉब पर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्क लेंथ मतलब क्या है, व्हेन एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टिप of the electrode and the surface of the base metal is known as arc length। बेसिकली आर्क लेंथ क्या होती है, तो जब भी हमारी डीसी वेल्डिंग हो, एसी वेल्डिंग हो, उसमें जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो वेल्डिंग रॉड के टिप से लेकर के, जो हमारी ये वेल्डिंग रॉड होती है इसकी यहाँ पर जो टिप होती है, यहाँ से लेकर के जो हमारा बेस मेटल है इसके बीच की जो ये दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक। तो वेल्डिंग रॉड की टिप से पिघलती हुई धातु के तल की दूरी को ही क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द सरफेस ऑफ द बेस मेटल इज नोन एज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितने प्रकार की होती है, आर्क लेंथ को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लॉन्ग आर्क लेंथ, देन शॉर्ट आर्क लेंथ, देन नॉर्मल आर्क लेंथ, या कह सकते हैं मीडियम आर्क लेंथ। तो इनको भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है लॉन्ग आर्क लेंथ। लॉन्ग आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ, लंबी आर्क लेंथ, ठीक। तो यदि वेल्डिंग रॉड के टिप की पिघली हुई धातु के तल से दूरी वेल्डिंग रॉड के व्यास से अधिक हो, हम कंपेयर क्या करते हैं, जो हम वेल्डिंग रॉड प्रयोग कर रहे हैं उसका व्यास का जो हमारा साइज है, उसके साइज से अगर वेल्डिंग रॉड के टिप और पिघली हुई धातु के बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ। मींस व्हेन एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टिप and the electrodes distance between the tip of electrode and surface of the base metal is greater than the diameter of electrode core। जो हम इलेक्ट्रोड प्रयोग करें उसके कोर डायमीटर मान लीजिए हमारा 2 mm है। अब इससे क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोड की टिप है और जो जॉब की सरफेस है इसके बीच की दूरी ज्यादा हो जाए, मीन्स मान लीजिए ये 5 mm हो जाए। हमारे कोर वायर, हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका कोर वायर डायमीटर कितना है, 2 mm है, और जो हमारी यहाँ टिप से लेकर के जॉब के बीच के डिस्टेंस है 5 mm है। तो ये हमारी जब ज्यादा हो जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं। साधारणतया नॉर्मल देखा जाए तो लॉन्ग आर्क लेंथ की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 मिलीमीटर तक लॉन्ग आर्क लेंथ रखी जाती है। इससे भी अगर आप अधिक दूरी का प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगी, आपकी आर्क स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी और आर्क बुझ जाएगी, आर्क ब्लो की समस्या भी इसमें आ जाएगी, ठीक।
आर्क का लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है उस पर भी इफेक्ट आता है, वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है और करंट की मात्रा कम हो जाती है। तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, मीन्स वहां पर थोड़ा ज्यादा उस पर लोड पड़ने लगता है। तो अगर हम लॉन्ग आर्क लेंथ का प्रयोग करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और करंट की मात्रा कम हो जाएगी, तो हमारा पेनिट्रेशन इतना सही से नहीं हो पाएगा, मीन्स इनकम्प्लीट फ्यूजन हमारा उस कंडीशन में होगा। ठीक, तो इसके उपयोग से वेल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देख लेते हैं। एक आपको समझ में आया लॉन्ग आर्क लेंथ क्या होती है। लॉन्ग आर्क लेंथ क्या होगी, जब इलेक्ट्रोड के टिप की जो डिस्टेंस है जॉब के सरफेस से वो इलेक्ट्रोड के कोर वायर डायमीटर से ज्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं। इफेक्ट क्या पड़ता है इसका वेल्डिंग पर, तो ताप उचित स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाता, मीन्स जहां हमें चाहिए कि आर्क यहाँ हमारी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, वहां पर उस पोजीशन पे हमारे आर्क सेंटर नहीं हो पाती, फोकस नहीं कर पाती है, अपने स्थान से थोड़ा इधर उधर हो जाती है। नेक्स्ट, फिलर मेटल बूंदों के रूप में गिरकर बेस मेटल के साथ मिल जाएगी, मीन्स हमारी जो फिलर मेटल होती है वो कंप्लीट फ्यूज ना होकर के क्या होती है, ड्रॉप के रूप में गिरती है और बेस मेटल पर गिरती है। तो इसमें क्या होगा, स्पैटर्स की समस्या थोड़ी बहुत आ जाती है, जो बीड होगी अपेयरेंस होगी वो थोड़ी बहुत क्या लगेगी, थोड़ी सही नहीं लगेगी, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन कम होगी, हमने ऊपर ही देखा अगर लंबी है आर्क लेंथ तो कंप्लीटली बेस मेटल को मेल्ट नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर फ्यूजन सही से नहीं होगा, पेनिट्रेशन सही से नहीं होगा। पेनिट्रेशन मतलब वो कितना डीप उसमें प्रवेश कर रही है, फ्यूजन मीन्स उसको कितना हमारे बेस मेटल को गला रही है, वही उसका फ्यूजन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ओवरलैप बढ़ जाता है, मीन्स सही से बेल्ट नहीं होगा, तो एक दूसरे पर मेटल क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, स्पैटर बहुत होगा तथा मेटल इधर उधर बिखर जाएगी। जो हम इलेक्ट्रोड प्रयोग कर रहे हैं हमारी प्रॉपरली मेल्ट नहीं होगी, वो स्पैटर के रूप में इधर उधर बिखर जाएगी। उस कंडीशन में स्लैग इंक्लूजन का दोष भी आ जाता है। ठीक, और जो अगर ईयर ट्रैप हो गई उसमें, मीन्स अगर जो हमारा इलेक्ट्रोड है प्रॉपर यहाँ पर सील्डिंग नहीं प्रदान कर पा रहा है बेल्ट पुल को, मेटल पुल को, तो वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन में पोरोसिटी की मात्रा बढ़ जाती है। पोरोसिटी होगा तो अंदर ब्लो होल्स होंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी वेल्डिंग की, तो डक्टिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीड हमारा सही से नहीं बनेगा, वेल्डिंग हमें सही से दिखाई मीन्स सही से उसकी सुंदरता दिखाई नहीं देगी, उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इन सारे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोड ज्यादा खर्चा होगा हमारा, और जो भी एलॉय के तत्व होते हैं क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, मीन्स खराब होने लगते हैं। ठीक, तो बेसिकली लॉन्ग आर्क लेंथ का क्या क्या डिफेक्ट है, इसमें सबसे पहले इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, ओवरलैप की समस्या बढ़ती है, स्पैटर्स ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके प्रमुख दोष हैं। पोरोसिटी की समस्या भी इसमें लॉन्ग आर्क लेंथ में हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शॉर्ट आर्क लेंथ के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं छोटी आर्क। तो शॉर्ट आर्क लेंथ क्या होती है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड and the surface of the base metal is less than the diameter of the core wire, then it is known as short arc length। कहने का मतलब क्या है, जब वेल्डिंग रॉड के टिप से लेकर जॉब के जो सरफेस है उसकी दूरी वेल्डिंग रॉड के जो व्यास है, कोर डायमीटर है, उससे कम होती है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, शॉर्ट आर्क लेंथ कहलाती है। इसे हम छोटी आर्क के नाम से जानते हैं। मान लीजिए जो हमारा डायमीटर कितना है, 2 mm का है कोर वायर डायमीटर, और डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 mm की है टिप से लेकर के जॉब के सरफेस के बीच की, तो ये क्या कहलाएगी, ये शॉर्ट आर्क इस कंडीशन में कहलाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है, करंट की मात्रा बढ़ जाती है और वोल्टेज की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड क्या होता है, जॉब के बहुत ज्यादा क्लोज में आ जाता है, तो यहाँ पर करंट बढ़ जाती है और वोल्टेज की मात्रा कम हो जाती है। साधारणतया जो शॉर्ट आर्क लेंथ होती है कितनी रखी जाती है, 2 मिलीमीटर से कम होती है, लगभग 1.5 मिलीमीटर की जो शॉर्ट आर्क लेंथ होती है प्रयोग की जाती है। ठीक, अगर इससे भी अंतर कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग रॉड है, ये जॉब के साथ आकर चिपक जाएगा और हमारी आर्क क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर लंबी आर्क है तो भी आर्क बुझ जाती है, 6 मिलीमीटर से ज्यादा है, 1.5 mm से अगर हम कम कर देते हैं, शॉर्ट आर्क लेंथ से भी कम हो जाएगी, तो आकर हमारी जो इलेक्ट्रोड है बेस मेटल पर चिपक जाएगी। इस कंडीशन में भी आर्क बुझ जाती है। ठीक, तो ये कुछ इसके प्रमुख मीन्स
इफेक्ट देखने को मिलते हैं किसके, शॉर्ट आर्क के। शॉर्ट आर्क में क्या होता है, उसकी डिस्टेंस जो होती है टिप से लेकर जॉब के सरफेस की कम हो जाती है कोर वायर डायमीटर के। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, नियर अबाउट 2 मिलीमीटर होनी चाहिए, या इससे थोड़ी बहुत कम होती है 1.5 मिलीमीटर से तो कम नहीं होना चाहिए। 1.5 मिलीमीटर से कम अगर डिस्टेंस होगा जॉब सरफेस और टिप के बीच में तो इलेक्ट्रोड हमारी क्या होगी, जॉब पर चिपक जाएगी और वेल्डिंग हमारी फिर क्या होगी, बंद हो जाएगी, आर्क बुझ जाएगी। यहाँ पर इसके क्या क्या मीन्स इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या कारण होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग रॉड क्या होती है, शीघ्र जुड़ेगा, मीन्स बेस मेटल से आकर हमारा चिपक जाता है तथा आर्क को हमें स्टेबलाइज करने में दिक्कत आ जाती है, आर्क हमारी स्टेबलाइज नहीं हो पाती है। ठीक, वेल्डिंग मशीन पर आवश्यकता से अधिक लोड लग जाता है क्योंकि वहां पर करंट की मात्रा बढ़ जाती है, वोल्टेज कम हो जाता है, काफी क्लोज में हो जाता है, तुरंत आपका मीन्स हीट फ्लो होता रहता है जॉब में, तो यहाँ पर वेल्डिंग मशीन पर लोड थोड़ा बढ़ जाता है और जो वेल्डिंग की स्पीड होती है वो स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाती है, हाई वेल्डिंग स्पीड उस समय हो रही होती है। साथ ही साथ हाई रेट ऑफ मेटल डिपोजिशन भी होता है, मीन्स जो मेटल डिपोजिशन होता है काफी हाई रेट से होने लगता है, तो इसीलिए भी उस पर लोड मशीन पर बढ़ जाता है। बीड का रूप ऊंचा नीचा तथा खड्डे वाला होना, मीन्स जो आपकी बीड है क्या होगी वहां पर ज्यादा पेनिट्रेशन हो जाता है, मीन्स मोर फ्यूजन एंड मोर पेनिट्रेशन, वहां पर फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आपकी बीड कुछ इस प्रकार से समतल बननी चाहिए थी। जब हमारी लॉन्ग आर्क लेंथ प्रयोग कर रहे थे तो वो इस प्रकार से बन रही थी। शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होगा, हमारे कुछ इस प्रकार से गड्ढे करके बनने लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, वेल्डिंग रॉड तथा इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग रॉड तथा इलेक्ट्रोड होल्डर आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएंगे। जो हमारा वेल्डिंग रॉड है, इलेक्ट्रोड है, काफी अधिक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होती है, वो आपकी मीन्स जो वेल्डिंग रॉड होती है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, क्या होता है, आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख मीन्स यहाँ पर दोष होते हैं जो इस समय होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सिस्टमेटिक इसका फिगर दिखाया गया है, तीनों इसको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहला जो यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है लॉन्ग आर्क लेंथ का। इसमें क्या है, जो बेस मेटल से इलेक्ट्रोड के टिप के बीच की दूरी है इसके कोर वायर डायमीटर से क्या है, ज्यादा है, तो ये लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाती है। दूसरे में देख पा रहे होंगे इसके कोर डायमीटर से जो इसकी यहाँ पर टिप और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है ये क्या है, कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्क लेंथ के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीसरा वाला, इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जो कोर वायर डायमीटर है वो क्या है, जस्ट इक्वल है किसके, यहाँ पर डिस्टेंस जो है टिप और जॉब के बीच की दूरी, तो ये इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाती है, नॉर्मल या फिर मीडियम आर्क लेंथ के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी करेक्ट आर्क क्या होती है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हमने किसको जाना, शॉर्ट आर्क लेंथ और लॉन्ग आर्क लेंथ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे आर्क लेंथ कुछ इस प्रकार से आपकी होती है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एसी डीसी वेल्डिंग सोर्स है, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, कुछ इस प्रकार से है कि हमारा ये इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है या कह सकते हैं फिलर मेटल जो भी हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा बेस मेटल है जो कि आपका एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोड की टिप होती है और जॉब के सरफेस होती है, इनके बीच जो ये दूरी होती है, यहाँ पर जो आर्क निकल रही है यही क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं करेक्ट आर्क, जिसे मीडियम आर्क के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल आर्क के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या इसका मीन्स फायदा होता है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए करेक्ट आर्क की, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोड का कोर वायर डायमीटर होगा उसकी जो साइज होगी वो इलेक्ट्रोड के टिप और जो जॉब की सरफेस है उसके बीच जो दूरी है उसके बराबर होगी। ठीक, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड का कोर डायमीटर 2 mm है तो इलेक्ट्रोड के टिप और जॉब के सरफेस के बीच की दूरी भी क्या होगी, 2 mm होगी। तो इस कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, करेक्ट आर्क के नाम से जानते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड तथा जॉब के तल के मध्य की दूरी इलेक्ट्रोड के व्यास के लगभग बराबर हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आर्क या फिर करेक्ट आर्क के नाम से जानते हैं। यह दूरी कितनी होती है, 3 मिलीमीटर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वेल्डिंग करते समय जो हमारी वेल्डिंग रॉड होती है और टिप होती है टॉर्च की, उसको जॉब की सरफेस से कितने दूरी पर रखना चाहिए, ये डिस्टेंस स्टैंड डिस्टेंस कितनी होती है। तो वहां पर आपको दिया जाता है ऑप्शन में 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो हमारा कौन सा सही होता है, 3 मिलीमीटर आपका ऑप्शन सही होता है, क्योंकि वही क्या होती है, करेक्ट आर्क की सही पोजीशन होती है। इसके उपयोग से
वोल्टेज तथा करंट की मात्रा ठीक ठाक रहती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ था उसमें क्या था, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता था, करंट घट जाती थी। और शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होता था, उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज कम हो जाता था, करंट ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन करेक्ट आर्क में क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमारा सही मात्रा में रहती जैसे हमें चाहिए होती है। इस कंडीशन पर वेल्डिंग हमारी बढ़िया ठीक ठाक होती है। जैसे कि जो हमारा फ्यूजन होगा, पेनिट्रेशन होगा, ठीक प्रकार से होगा। फ्यूजन मीन्स बेस मेटल हमारा जो है इलेक्ट्रोड है प्रॉपरली पिघलेगा। जो हमारा पेनिट्रेशन करनी चाहिए, आर्क जितनी पेनिट्रेट करनी चाहिए, बेस मेटल मान लीजिए यहाँ तक पेनिट्रेट करनी चाहिए, तो ये पूरी कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, अंदर तक जा पाती है, आर्क और बेस मेटल को पिघलाती है। इस कंडीशन में जो वेल्डिंग का जोड़ होगा काफी अच्छा मजबूत होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया होंगी, पोरोसिटी और स्लैग इंक्लूजन का दोष भी उसमें नहीं आएगा। जब हमारा मेटल कंप्लीट पिघल जाएगा, मींस कंप्लीट फ्यूजन होगा उसका, तो उसमें स्पैटर की भी संभावना नहीं आती है। स्पैटर कब होता है, जब हमारा मेटल प्रॉपरली मींस फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में स्पैटर का दोष निकल के आता है। जो मिश्र धातु होते हैं, एलॉय स्टील मींस जो एलॉय मेटल होते हैं, उसके इलेक्ट्रोड भी इसमें उपयोग किए जा सकते हैं। जो हम बीड बना रहे हैं, बीड क्या होती है, जो हम मीन्स वेल्डिंग करते हैं उसकी जो एक कंप्लीट मीन यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ तक लाए, तो जो हमारी लाइन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। जिस मीन्स हम जिस रास्ते पर वेल्डिंग करते जा रहे हैं वही हमारी क्या होती है, बीड होती है। तो बीड हमारी समान रूप से और ठीक ठाक रिपल्स वाले बनेंगे, ओवरलैपिंग की समस्या नहीं आएगी, हमारी देखने में क्या होगी, जॉब अच्छी दिखेगी, स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होगी, सारी कुछ चीजें हमारी क्या होती हैं, इस कंडीशन में अच्छी होती हैं। ठीक, तो ये बेसिकली था आज का वीडियो, जिसमें हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना सबसे पहले पोलैरिटी के बारे में, देन हमने पढ़ा आर्क ब्लो के बारे में, देन हमने पढ़ा आर्क लेंथ के बारे में। ठीक, अगर कोई आपको डाउट होता है, वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो टेलीग्राम चैनल पर या फिर पर्सनल मैसेज करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड के कोटिंग के बारे में, कैसे इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।